नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल। सीधी बात नो बकवास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म यानी गतिमान आवेश और चुंबकत्व के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का रिव्यू करेंगे। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है और इस यूनिट से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे और कुछ गिने चुने ही प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि इस यूनिट से कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो पूछे ही नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप लोग ऐसे क्वेश्चन पर अपना टाइम वेस्ट कर देंगे जो आने ही वाला नहीं है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि 2022 यानी 2022 के बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ 30% क्वेश्चन जो है वो रिड्यूस कर दिए गए हैं। तो उन क्वेश्चन पर आप बिल्कुल ध्यान ना दें, अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो स्क्रीन पर दिख रहे इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। ये टॉपिक एग्ज़ाम में नहीं आने वाले हैं, तो इन पर आप टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे। वैसे ये जो टॉपिक दिख रहे हैं आप लोगों को, ये मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है। तो इस चैप्टर में यानी 4th चैप्टर में सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज का ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2 चैप्टर के यानी पूरे इस यूनिट के क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि पसंद आएगा तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और हाँ, सबसे पहले लाइक तो कर दो यार, लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, ठीक है। और अगर पसंद आएगा तो शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, गतिशील आवेश उत्पन्न करता है कौन सा। यहाँ पर 2 ऑप्शन होगा, वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, घबराए नहीं, जो इम्पोर्टेंट होगा उसी को मैं बताऊंगा, ठीक है। एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, ये पहले ही क्वेश्चन की तरह है। एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है गतिमान आवेश भी और केवल बदलता हुआ वैद्युत क्षेत्र भी, यानी इन दोनों से हो सकता है। और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। आंसर आपको मिल गया। और ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आगे भी डिस्कस करूँगा। यहाँ पर लिखा है म्यू नॉट एप्सिलॉन 0 टू द पावर -1/2 का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 × 10 के पावर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होगा। आंसर आपको दिख रहा है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ -1/2 है, तो इसको मैं अगर 1/2 के पावर लगाऊंगा तो ये इस तरह से हो जाएगा। नीचे करूँगा तो प्लस में घात होगी, और 1/2 घात का मतलब क्या है, रूट में। तो म्यू नॉट और एप्सिलॉन 0 ये वैल्यू है सी का, यानी प्रकाश की चाल का। आगे अभी मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन इसके बारे में है उसे ज़रूर दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये आंसर है, इसका मान होता है 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन यहाँ मीटर प्रति सेकंड तो कहीं नहीं दिया है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इस पर डिस्कस नहीं करूँगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। वीडियो को पॉज करके आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इस पर विशेष ध्यान देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, आप इस क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान से देखेंगे। बाकी इसमें कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक अभी विकल्प में नहीं है, और आपको आगे मैं जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आएंगे उसे बताऊंगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में हमें सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मिल रहा है, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो आप इसे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लॉरेंज बल क्या है, इसकी परिभाषा के बारे में आपको लर्न रखना है, ठीक है। ध्यान से देख लो बेटा एक बार। और ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आगे भी मैं इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी बताऊंगा, तो इसे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। यहाँ पर ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
आप इस पर ध्यान दे दें, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं बट वेरी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करें, काफ़ी छोटा है और आसान है, इसे सॉल्व कर सकते हैं। साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत अभी इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, पर अभी अभी जो हमने एक विकल्प बताया था वो ये क्वेश्चन है, आप इस पर ध्यान दीजिए। देखिए कैसे इसे सॉल्व किया गया है, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है, यहाँ पर हम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर यही है ना, प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, पर यहाँ मीटर नहीं होगा, सेंटीमीटर होगा, तो पावर 10 हो जाएगी, ठीक है। और आगे देखिए इस तरह से आगे हमारे पास जो क्वेश्चन मिल रहा है एम्पियर का परिपथ नियम, यहाँ पर मैं इसे कहूँगा ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भैया, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके आने के चांसेस 98% होंगे, ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, अच्छे से इसे सीख लो और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद हमें आगे मिलेगा जो भी क्वेश्चन, उसे मैं अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा जो इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। चल कुंडली की सुग्राहिता क्यों अधिक, सुग्राहिता से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में आप लोग थोड़ी सी पढ़ाई कर लें, ज़रूरी है। आगे बढ़ेंगे अब इसके बाद जो हमें अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल रहा है, चुंबकीय आघूर्ण के बारे में तो पूछा नहीं जाएगा, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमें आगे बढ़ना है, देखते रहें, जो आपको थोड़ा इम्पोर्टेंट लगे उसे आप खुद से भी तैयार कर सकते हैं। ढेर सारे आंसर्स हमारे पास हैं, ढेर सारे क्वेश्चंस भी हैं, तो इनमें जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसे हम केवल बता रहे हैं। जो परीक्षा में आने के चांसेस ज़्यादा हैं उन पर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे, बाकी फालतू क्वेश्चंस पर बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास वैसे भी टाइम नहीं है। बहुत जल्दी एग्ज़ाम डेट आ गया है जिससे बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हैं, तो इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिससे आप टेंशन फ्री हो जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है तो आप इसे ध्यान दें। खैर छोड़ दो इस क्वेश्चन को, ठीक है, आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। बायो-सेवर्ट्स लॉ। अब मैं डायरेक्ट अपने मेन टॉपिक पर आ रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लास्ट में ऐसे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, तो लास्ट में अगर नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपका बेसिक इम्पोर्टेंट टॉपिक खत्म, मतलब वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है भाई, आप अगर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं तो एक बार मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस कराऊंगा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, हाँ यहाँ पर हमें अब मेन टॉपिक मिल रहा है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ से शुरू होता है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़, ठीक है। यहाँ पर देखिए बायो-सेवर्ट को शब्दों तथा सूत्र में सब तरह से लिखना है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, यहाँ पर कई बार आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन आया हुआ है, अच्छे से देखें। और यहाँ तक तो क्वेश्चन था, आंसर यहाँ से शुरू होता है। ये बायो-सेवर्ट्स का क्या है, कथन है, ठीक है। आप अगर ये ना भी याद करेंगे चलेगा, पर आपको ये टॉपिक्स आपको याद होने चाहिए, याद होगा। और ये फार्मूला है, इन समीकरणों को मिलाकर ये फार्मूला आपका तैयार होगा, ठीक है। ये फार्मूला तैयार करेंगे, फिर आपको यहाँ तक लिखना है, उसके बाद आपका कंप्लीट होगा, ठीक है। फिर ये तो फिगर के बारे में है, ये फिगर आपको बनाना रहेगा बायो-सेवर्ट के नियम में, बाकी ये कुछ लिखना खास इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसमें आपको ये μ0 एप्सिलॉन का जो विमा है
ये आपको लर्न रखना है, ये वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी आपको ये सब नहीं करना है, कुछ चलेगा। ठीक है, अब आप आगे देखेंगे एम्पियर का परिपथीय नियम। तो हमने आप लोगों को पहले भी बताया एम्पियर के परिपथीय नियम के उपयोग क्या क्या हैं, ये आपको यूज करना है। ठीक है, एम्पियर के परिपथीय नियम में किसी हाँ ये तो इतना, हाँ ये भी आपको लर्न करना है। मैं वेरी इम्पोर्टेंट तो नहीं कह सकता, पर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप इसे भी अच्छे से पढ़ें। और आगे हमें एम्पियर के परिपथीय नियम में ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मिलेगा जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एम्पियर का परिपथीय पूरा नियम ही इम्पोर्टेंट है, पर यहाँ पर हमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मिलेगा वो होगा, यहाँ पर ये तो परिनालिका के लिए हो गया। हाँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो आप इसे भी अच्छे से लर्न करें। ये एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग है, आंसर यहाँ से शुरू होगा और आप इसे अच्छे से लर्न करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। उसके बाद अब आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में मिलेगा साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आप लोगों को और भी बताया गया है। साइक्लोट्रॉन की जगह पर इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है वान डे ग्राफ जनरेटर। ठीक है, क्या पढ़ा है? वान डे जनरेटर। ठीक है, वान डे ग्राफ जनरेटर, ये चीज़ पढ़ा था, तो वो इम्पोर्टेंट था। दोनों में से एक एग्ज़ाम में आता है, तो दोनों अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, D1 D2 है ना, इसका उपयोग क्या है, इसकी सीमाएं क्या है, ये आपको याद रखना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, साइक्लोट्रॉन की सीमाएं क्या है। तो बहुत अच्छे से आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे, मिस नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं मिस करेंगे। बायो सेवर्ट के नियम के बारे में तो आप लोग जान ही चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच। ये क्वेश्चन तो शायद मैंने आप लोगों को बता दिया, तो आप इसे ध्यान दे दीजिए, इम्पोर्टेंट है। तो ये मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, थोड़ा अच्छे से इसे देख लो भाई, स्क्रीन आगे बढ़ रही थी, तो आप आगे इसे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इधर आगे बढ़ जाएं। इसके बाद हमारा आ जाइए निलंबित कुंडली और चल कुंडली के बारे में। ठीक है, चल कुंडली, निलंबित कुंडली, ये है इम्पोर्टेंट टॉपिक। आप इसे देखिए अच्छे से, इम्पोर्टेंट तो लिख दूँ, नहीं तो आप लोग इसे ऐसे ही मिस कर जाएंगे। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चल कुंडली क्या है, मैंने अच्छे से इसे एक्सप्लेन भी किया है, तो आप इसे अच्छे से वीडियो को देख लीजिए। हमारे द्वारा पढ़ाए गए लेक्चर्स में आप लोगों को ये अच्छे से मिल जाएगा, तब आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, कुंडली दो तरह की होती है, कीलकित कुंडली और निलंबित कुंडली। तो इसके फिगर को भी अच्छे से देखें, यह आपके प्रैक्टिकल के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसे भी अच्छे से लर्न करें। बाकी इस चैप्टर में और कुछ नहीं इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर का रिव्यू करेंगे, जिसमें आप छोटे छोटे टॉपिक देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। ठीक है, ताकि आप अच्छे से उसे लर्न कर पाएँ। ठीक है, अब हम इसी में आगे के चैप्टर्स का भी क्वेश्चन का रिव्यू करेंगे, तो उसे भी आप अच्छे से देख लीजिए, चुंबकत्व एवं मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो इसमें आपको केवल बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी ज़्यादा ध्यान देना है, उनको ही देख लो, बस काम हो जाएगा। ये केवल बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, इन क्वेश्चंस को ही आप अच्छे से देख लो, वैसे ये क्वेश्चन नहीं आएगा,
कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्ज़ाम में उनको हम हटा दे रहे हैं, पर यहाँ से अब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नति कोण और नमन कोण क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। बस आप विकल्प देख लो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। यहाँ से ये भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, मतलब आएगा नहीं मतलब आ सकता है, ये आपको ध्यान देना है। ये बस केवल विकल्प है, आप अच्छे से देख लो, कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। 45 अंश ये फॉर्मूला आप देख लीजिए, ठीक है। और इसके बाद ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें अगला ये क्वेश्चन मिल रहा है, ये तो आपको नहीं पूछा जाएगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अनुचुंबकीय लौह चुंबकीय ये आपके सिलेबस में नहीं है, मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया है। इस साल के सिलेबस के लिए ये रिड्यूस हो चुका है। उसके बाद मैं डायरेक्टली एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, ठीक है। उसके बाद बाकी इसमें और कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। यार किधर गया, ठीक है। तो टेंशन मत लो यार, बता रहा हूँ 1 सेकेंड प्लीज़, थोड़ा सा आगे बढ़ गया, हाँ मिल गया है। तो बस आप ये क्वेश्चन एक तैयार कर लो, उसके बाद इस चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, यही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जो कि क्या है, वेरी इम्पॉर्टेंट है। और इसमें भी क्या इम्पॉर्टेंट है वो भी मैं बता दूँ आपको, केवल आपको डेफिनेशन याद करनी है, ठीक है। डेफिनेशन किसकी, ये और ये दोनों का जो डेफिनेशन है वो आपको याद करना है, ठीक है। डेफिनेशन वेरी इम्पॉर्टेंट है, बस कुछ नहीं करना, ये आप ये याद कर लो, ठीक है। ये दिक्पात कोण और नति कोण क्या होता है। और इसके बाद आप लोगों को याम्योत्तर के बारे में, ठीक है, भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर, ये फिगर आप अच्छे से देख लो। यहाँ पर भौगोलिक और चुंबकीय याम्योत्तर को अच्छे से देखना है, और ये भी परिभाषा के रूप में एग्ज़ाम में आ सकता है। बाकी और इसमें से कुछ नहीं पूछा जाएगा। देखो अच्छे से केवल पढ़ लो, रटने की ज़रूरत नहीं है, जितना ज़्यादा आप पढ़े रहोगे उतने ही आपके एग्ज़ाम में ये काम आने वाला है। तो जिस दिन जितना वीडियो में बताया जाए बस आप उस दिन का टारगेट बना लो कि इतना हमें पढ़ना है, तो फिज़िक्स में आपको कोई टेंशन नहीं होगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय।